हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग बायोलॉजी में एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है और 5वें चैप्टर का आज जो हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे। जो हमारा 5वां चैप्टर है वो है वंशागत एवं विविधता मंडलीय वंशागत। वंशागत एवं विविधता मंडलीय वंशागत यानी जो है हेरेडिटी एंड वेरिएशन मेंडलियन हेरेडिटी। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है हमने वीडियो डाला था आपको दूसरे चैप्टर का, उसके बाद डायरेक्ट 5वें पर कैसे पहुंच गए। तो आप देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर को हमें जो है ना ही पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना नहीं है क्योंकि जो है सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। तो इसलिए आप दूसरे चैप्टर को ही पहला चैप्टर अपना मानिए। दूसरे चैप्टर को ही क्या मानिए, अपना पहला चैप्टर मानिए। यानी जो दूसरा चैप्टर था हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, वही आपका पहला चैप्टर बन चुका है, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो हट चुका है सिलेबस से। तो ये जो पहला चैप्टर हम जो है आपको एक हिसाब से पढ़ा चुके हैं, जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है, वो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो है क्रम से मिल जाएंगे। लगभग 8 पार्ट में जो है पूरा चैप्टर पूरा हुआ है। तो उसको जो है जाकर आप लोग क्रम से एक एक वीडियो देख लीजिए। पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा चैप्टर और चौथा बचा, उस चैप्टर को थोड़ा सा हम बाद में पढ़ाएंगे, जब 5वां पढ़ा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये जो तीसरा चैप्टर है वो है मानव में जनन, और चौथा जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। और जो 5वां चैप्टर है हमारा वो है वंशागत एवं विविधता। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जो है 5वां चैप्टर, अपना तीसरा और चौथा चैप्टर जो है हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसकी वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना जो नया चैप्टर है वो है चैप्टर 5वां, यानी जो है कौन सा चैप्टर है, वंशागत एवं विविधता। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग समझेंगे वंशागत किसे कहते हैं। वंशागत किसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हेरेडिटी। ठीक है, यानी हेरेडिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जनरल भाषा में देखिए, ये बना हुआ है, जो वंशागत शब्द है वो बना है वंशधन आगत। वंशधन आगत, वंश आप लोग जानते ही होंगे, कहते हैं ये उनके वंश हैं, ये उनके वंशज हैं, ऐसे इस प्रकार से। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसी चीज़ का जाना। अब किसका जाना, यहाँ पर आनुवांशिक लक्षणों का जाना। यानी परिभाषा सही प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी कि किसी भी आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों को प्राप्त होते हैं। ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों को प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हों, तो इस विधि को या इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वंशागत कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वंशागत। यानी आनुवांशिक लक्षणों का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशागत कहलाता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से लक्षण हैं जो जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे देखिए, जैसे बालों का रंग, जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास, किसी के बालों का कलर जो है भूरा है, तो उनके संतानों में भी बालों का कलर अगर भूरा है, तो जान लीजिए ये जो है आनुवांशिक लक्षण है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो रहा है, यानी जा रहा है। ठीक है, वंशागत हो रहा है मतलब आनुवांशिक लक्षणों का जाना, वंशागत हो रहा है। बालों का रंग हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई, जैसे लंबापन अथवा बौनापन। ठीक है, यानी बौनेपन, यानी बौने जो माता पिता होते हैं उनकी संतान जो है मोस्टली बौने ही पैदा होती है, या जो लंबे माता पिता होते हैं उनकी संतान मोस्टली लंबी ही पैदा होती है। तो ये भी एक प्रकार से आनुवांशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो बालों का रंग हो गया। हाँ, आँखों का रंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी की आँख भूरी है तो उसके संतानों में भी, यानी माता या पिता का आँख भूरा है तो उसका जो संतान होगा, ठीक है, जो लड़का या लड़की होगी, किसी न किसी में जो है ये लक्षण वंशागत जरूर होंगे। ठीक है, तो ये सब आनुवांशिक लक्षण है, जैसे बालों का रंग, लंबापन, बौनापन, आँखों का रंग, ये सब कैसे लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण है। तो आपने जान लिया होगा कि वंशागत किसे कहते हैं भाई। वंशागत का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षणों का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना
वंशागत कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों को प्राप्त होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने जान लिया कि वंशागत किसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग इसी में एक चीज़ और जुड़ा है, विविधता। ठीक है, यानी वेरिएशन, जिसको हम लोग जो है विभिन्नता भी बोल सकते हैं। तो विविधता कहिए या विभिन्नता कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगला चीज़ है विभिन्नता यानी वेरिएशन। वेरिएशन, अब जो है बात आती है कि वेरिएशन किसे कहा जाता है, यानी विभिन्नता किसे कहा जाता है। तो इसके नाम से स्पष्ट है, विभिन्नता मतलब होता है अलग अलग होना। ठीक है, यानी जीवधारियों का, हम लोग जीवधारी हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी जो है, जिनमें जो है क्या नाम है, जीवन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, वो सब क्या हैं, जीवधारी हैं। चाहे वो जंतु हों, चाहे वो पौधे हों, ये सब जीवधारी हैं। तो जीवधारियों में लक्षणों का अलग अलग होना, यानी एक से अधिक जीवधारी हैं तो उनमें लक्षणों का अलग अलग होना जो है विभिन्नता कहलाता है। जैसे अभी अपने आसपास देख लीजिए, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कैसे भी है। ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी का आँख का रंग किसी प्रकार से, किसी की चेहरे की बनावट कैसी है। तो ये सब जो है एक प्रकार से क्या है, विभिन्नता ही है। तो विभिन्नता का मतलब हो गया कि जीवधारियों में लक्षणों का अलग अलग होना क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। विभिन्नता जो है दो प्रकार का होता है। विभिन्नता कितनी प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होता है कायिक विभिन्नताएं। कैसी होती हैं, कौन सी विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं या दैहिक विभिन्नताएं जिनको बोलते हैं हम लोग। और दूसरी जो विभिन्नता है उसको हम लोग जननिक विभिन्नताएं या आनुवांशिक विभिन्नताएं बोलते हैं। आनुवांशिक विभिन्नताएं कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कौन कौन सी विभिन्नताएं प्रकार होते हैं भाई, कायिक या दैहिक, और दूसरा है आनुवांशिक या जननिक। अब बात करते हैं कि कायिक विभिन्नता किसे कहते हैं। तो ऐसी विभिन्नता जो किसी भी जीवधारी के परिवर्धन, जो किसी भी जीवधारी के परिवर्धन, परिवर्धन मतलब क्या होता है, परिवर्धन, परिवर्धन मतलब होता है एक प्रकार से डेवलपमेंट यानी विकास, विकास। ठीक है, तो क्या परिभाषा इसकी हो जाएगी, जीवों के ऐसी विभिन्नताएं जो जीवों के परिवर्धन तथा वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करती हैं। जीवधारियों के परिवर्धन तथा वातावरणीय दशा पर निर्भर करती हैं, वातावरणीय दशा पर निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार की विभिन्नताओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक अथवा दैहिक विभिन्नता बोलते हैं। जैसे अभी 2 आदमी हैं, ठीक है, 2 आदमी हैं, दोनों जो है क्या नाम है, ठीक प्रकार से एक ही वातावरण में रह रहे हैं, तो दोनों के लक्षण जो है एक समान होंगे। लेकिन अगर इस आदमी को लेकर जाइए आप किसी गर्म वातावरण में और इसको जो है किसी ठंडे वातावरण में रखिए, तो इसका चेहरा थोड़ा सा काला हो जाएगा, इसका जो है चेहरा थोड़ा सा गोरा हो जाएगा। यानी इस पर जो है थोड़ा सा जो चेहरा है वो साफ़ हो जाएगा, इसका चेहरा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो ये वातावरणीय प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। या परिवर्धन, परिवर्धन मतलब किस प्रकार से उनका विकास किया गया है, किस प्रकार से उनका पालन पोषण हुआ है, उस पर भी विभिन्नता निर्भर करती है। ठीक है, किस प्रकार से उनको भोजन मिल रहा है उस पर भी विभिन्नता निर्भर करती है। किसी बच्चे को भोजन बढ़िया प्रकार से मिल रहा है तो वो सुपोषित बच्चा होगा, हष्ट-पुष्ट होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को भोजन ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है तो वो कुपोषित बच्चा होगा और हष्ट-पुष्ट नहीं होगा, दुबला पतला होगा। तो ऐसी विभिन्नताओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक अथवा दैहिक विभिन्नता में रखते हैं। और ये दैहिक विभिन्नता अथवा कायिक विभिन्नता किस पर निर्भर करती हैं, वो निर्भर करती हैं टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करती हैं, ताप पर, प्रकाश पर निर्भर करती हैं, प्रकाश पर। और किस पर निर्भर करती हैं, भोजन पर। ये सब क्या है, ये सब वातावरणीय दशा हैं, जलवायु, ये सब आ जाएंगे। ताप, भोजन, ताप, प्रकाश, ये सब जलवायु के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन पर सब पर जो है निर्भर करती हैं। ठीक है, जो कायिक अथवा दैहिक विभिन्नता होती है। अब जो दूसरी विभिन्नता है जननिक अथवा आनुवंशिक विभिन्नता, तो नाम से स्पष्ट है, ऐसी विभिन्नताएं जो माता पिता के जनन कोशिकाओं द्वारा होती हैं। ऐसी विभिन्नताएं जो संतानों में माता पिता के जनन कोशिकाओं द्वारा या जीन्स के द्वारा होती हैं, कह सकते हैं, उनको हम लोग आनुवंशिक विभिन्नता बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी के बाल का रंग भूरा होना, किसी के आँख का रंग भूरा होना, ये सब आनुवंशिक विभिन्नता है। ऐसा नहीं कि जो ठंडे प्रदेश में रहेगा उसके बाल का रंग काला रहेगा और जो है गर्म प्रदेश में रहेगा उसके बाल का रंग सफ़ेद हो जाएगा या भूरा हो जाएगा। जो यहाँ पर है वो वहाँ पर रहेगा। ठीक है,
उसका शरीर का जो है कलर चेंज हो जाएगा ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण, लेकिन उसकी जो अनुवांशिक कैरेक्टर है वो भिन्नता नहीं जाएगी। तो यानी बालों का रंग हुआ, आँखों का रंग हुआ, ठीक है, और जेनेटिक कैरेक्टर कैसे हैं, ठीक है, उसके चेहरे की बनावट कैसी है, यानी कि आदमी जो है गर्म प्रदेश में है तो उसका चेहरे की बनावट दूसरी होगी, और वही ठंडे प्रदेश में चला गया तो दूसरी हो जाएगी। तो ये सब अनुवांशिक विभिन्नता में आएंगी, यानी जेनेटिक विभिन्नता में आएंगी, ठीक है। तो आपने दो चीज़ पढ़ा, वंशागत किसे कहते हैं और विविधता यानी विभिन्नता किसे कहते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आप समझकर आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे प्रकार से। अब उसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का हमारा एक प्रकार से शुरुआत वहीं से होगा, वो है अनुवांशिकी। क्या होगा? अनुवांशिकी। तो अगला जो है टॉपिक हमारा है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी को इंग्लिश में कहा जाता है जेनेटिक्स। अनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, ठीक है। अनुवांशिकी है क्या चीज़ भाई? तो अनुवांशिकी कोई पदार्थ का नाम नहीं है। अनुवांशिकी जो है एक जीव विज्ञान की शाखा है। अनुवांशिकी जो है वो क्या है? एक जीव विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं भाई? जिसके अंतर्गत हम लोग जो है किसी भी जीवधारी में अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने तथा उनमें होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का, अनुवांशिक लक्षण अभी हमने बताया था आपको, माता पिता के जो लक्षण होते हैं संतानों में जाते हैं, उसी को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो क्या बताया भाई? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना यानी जाना, वंशागत होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना तथा उनमें होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, तथा उनमें होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। आधुनिक अनुवांशिकी का अगर जनक देखा जाए, किसे कहा जाता है, किसने नींव रखी, तो जो आधुनिक अनुवांशिकी है यानी इस समय जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है आधुनिक अनुवांशिकी, इसका जनक जो है, सिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले अगर देखा जाए तो अनुवांशिकी के बारे में और अनुवांशिकी पर अपना प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था। लेकिन ये अलग बात है कि जब इन्होंने अपना प्रयोग किया था तो उस समय इनके प्रयोगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि इनका जो प्रयोग था, इस अपने प्रयोग को जिस पत्रिका में छपवाया वो पत्रिका ज़्यादा चलन में नहीं थी, इसलिए जो है इनका जो प्रयोग था वो प्रकाश में नहीं आया। इनका जो क्या नाम है प्रयोग था या जो इन्होंने बताया था वो प्रकाश में नहीं आया। लेकिन समय के साथ साथ जो है जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद जो है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल का जो सिद्धांत था अनुवांशिकी से रिलेटेड वो प्रकाश में आया, और उसी आधार पर जो है इनको ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा गया? अनुवांशिकी का जनक कहा गया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ये एक पादरी थे, कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है, एक पादरी थे। पादरी जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में इमाम होते हैं, या जो है क्या नाम है, उसी प्रकार से ये जो है एक प्रकार से क्या थे? पादरी होते हैं जो चर्च में होते हैं। ये चर्च में रहते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे, और साथ ही साथ जो है अपने इनके जो है क्या नाम है चर्च में आसपास जो है बगीचे लगे हुए थे। उन बगीचों में मटर के काफ़ी पौधे लगे हुए थे, उन्हीं पौधों पर ये अपना प्रयोग करते थे, ठीक है। तो इन्होंने अगर पूछा जाए कि मेंडल ने अपना प्रयोग या सफल प्रयोग किस पौधे पर किया, तो इन्होंने अपना सफल प्रयोग किया था उद्यान मटर पर। उद्यान मटर, या जिसको हम लोग जो है मीठी मटर भी कहते हैं, यानी अपना सफल प्रयोग जो है मीठी मटर के पौधों पर किया था। इस मटर का जो है वनस्पत वैज्ञानिक नाम यानी बॉटेनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइबम। याद रखिएगा, पाइसम सेटाइबम, ठीक है। ये कैसा नाम होता है इनका मटर का? ये वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम होता है मटर का, ठीक है। यानी इन्होंने सर्वप्रथम अपना सफल प्रयोग जो है किस पौधे पर किया? तो मीठी मटर पर या उद्यान मटर पर, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइबम, ठीक है। ये तो प्रयोग की बात हुई।
अब जो है बात ये आती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो इसके कई रीज़न हैं मटर के पौधे को चुनने का कारण। तो आप चाहें तो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने का कारण, यानी क्या कारण था कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना था अपने प्रयोग के रूप में, यानी प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जो मटर के पौधे होते हैं, मटर के पौधे जो होते हैं वो एक वर्षीय होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एनुअल होते हैं। एनुअल होने का मतलब ये है कि ये पौधे जो है एक ही वर्ष में बोकर काट लिए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इनकी औसत आयु जो होती है 3-4 महीने में ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको एक वर्ष माना जाएगा, ठीक है। मतलब एक वर्ष में 2 बार नहीं लगाया जाएगा, मटर का पौधा एक ही बार लगाया जाएगा और 3-4 महीने में इनको तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक वर्षीय होते हैं, यानी बहुत ही कम समय वाले होते हैं, बहुत ही आसानी से इनके कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए आम के पौधे पर अध्ययन कर रहे हैं, तो आम के पौधे बहुवर्षीय होते हैं, कोई 40 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल पौधा जीता है। तो 50 साल तक जो है हम लोग क्या नाम है उसका वेट करेंगे, 40 साल 50 साल तक की जो है नया पौधा निकले इससे, ठीक है। तो फिर हम उससे जो है उस पर प्रयोग करें। तो उतना टाइम वेस्ट ना करके जो है इन्होंने ऐसा पौधा लिया जो एक वर्षीय होता है और आसानी से इसके कई पीढ़ियों का अध्ययन हम कर सकें, इसीलिए जो है इन्होंने क्या लिया, एक वर्षीय पौधा लिया। दूसरी खास बात क्या थी मटर के पौधे में लेने का, मटर के पौधे उभयलिंगी होते हैं। मटर के पौधे कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का अर्थ होता है जी ऐसे पौधे जिन पे नर व मादा दोनों लिंग उपस्थित हों। इससे फ़ायदा क्या था इनका कि इनको जो है स्वपरागण, यानी अपने आप परागण हो गया, स्वपरागण हो जाता है। हमने पढ़ाया होगा स्वपरागण पिछली वीडियो में, जो हमारा लेसन 2 था उसमें जो है हमने एक वीडियो डाला होगा परागण पर आधारित, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बताया गया होगा कि जो है स्वपरागण होता क्या है, ठीक है। स्वपरागण मतलब ये होता है कि किसी भी पौधे के नर भाग द्वारा उसी पौधे के मादा भाग को जो है क्या नाम है मादा भाग तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागण, स्वपरागण कहते हैं। तो जितने भी मटर के पौधे होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, अर्थात इनमें स्वपरागण आसानी से होता है, पर परागण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अर्थात पर परागण होने के लिए क्या होगा, दूसरे पौधे से जो है परागकण आएगा, फिर जो है मादा जो है उसको फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ तो भाई, तो तीसरा लक्षण इनका क्या होगा, जो तीसरा लक्षण है जो है मटर के पौधों का, वो तीसरा लक्षण ये है कि जो मटर के पौधे होते हैं, ठीक है, मटर के जो पौधे होते हैं वो समयुग्मनजी होते हैं। क्या होते हैं, समयुग्मनजी जिसको बोलते हैं होते हैं। समयुग्मनजी का अर्थ क्या होता है, समयुग्मनजी का अर्थ ये होता है, जैसे अभी हमने बताया कि ये स्वपरागण द्वारा प्राप्त होते हैं। तो स्वपरागण जब द्वारा प्राप्त होंगे नए पौधे, तो उनका जो लक्षण होगा वो उसी पौधे के समान होगा जिससे वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, क्योंकि स्वपरागण हो रहा है। तो इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समयुग्मनजी होते हैं, अर्थात शुद्ध लक्षण वाले पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख कारण थे। इसी कारण जो है एक और हम लिख सकते हैं, छोटा सा कारण है, एक और लिख सकते हैं कि मटर के पौधे को अपने आसपास आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधे को अपने आसपास आसानी से उगाया जा सकता है, ये भी एक कारण कह सकते हैं हम, ये भी चुनने का एक रीज़न था। आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है, ठीक है। एक और कह सकते हैं कारण, जो मटर के पौधे होते हैं वो विप्रयासी होते हैं। विप्रयासी का मतलब ये हुआ कि कुछ पौधे, जैसे मान लीजिए अभी 10 पौधों को हमने लगा दिया, तो एक पौधा लंबा होगा, एक कुछ बौना होगा, एक जो है थोड़ा सा झुर्रीदार टाइप का होगा, यानी अलग अलग टाइप के पौधे उसी में जो है लग जाते हैं, तो विप्रयासी होते हैं। तो विप्रयासी होने से जो है हमें उनमें एक प्रकार से विभिन्नताओं का अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी। तो ये सारे रीजन थे मेंडल के द्वारा जो है मटर के पौधों को चुनने के रीजन थे, यानी कारण थे। अब जो है हम लोग अगला पढ़ेंगे, इसमें जो टॉपिक है
अगला टॉपिक है मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया उसमें पौधों के किन किन लक्षणों को लिया। तो हेडिंग डालेंगे मेंडल द्वारा प्रयोग में, मेंडल द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पौधों के लक्षण, यानी मेंडल ने जो प्रयोग में लिया था पौधों को, उनके लक्षण कैसे कैसे हो सकते थे। ठीक है, कैसे कैसे लक्षणों के बीच में प्रयोग किया था उन्होंने, लक्षणों वाले पौधों के बीच में प्रयोग किया था। तो इसके लिए आप लोग कॉलम बना लीजिए, 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिख दीजिए क्रम संख्या, 7 लक्षण लिए थे उन्होंने पौधों के, एक में क्रम संख्या, क्रम से 7 क्रम संख्या लिख लीजिए। ठीक है, चलिए 1 2 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है इस खंड में लिख दीजिए लक्षण, कौन से लक्षण है। यहाँ पर एक कॉलम में लिखिएगा प्रभावी और एक कॉलम में अप्रभावी। ठीक है, तो इस तरह से जो आप लोग कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में लक्षण और तीसरे कॉलम में प्रभावी, चौथे कॉलम में यानी इस कॉलम में जो है अप्रभावी। तो जो पहला लक्षण था उनका वो थी लंबाई। क्या थी? लंबाई। पहला लक्षण था पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। तो लंबाई में प्रभावी कौन होता है? लंबापन। लंबापन प्रभावी होगा। अगर कोई लंबापन वाला पौधा है तो उसमें लंबापन जो होगा वो प्रभावी लक्षण माना जाता है और बौनापन जो है अप्रभावी माना जाता है। तो ये पहला लक्षण हो गया क्या? लंबाई। लंबाई क्या हो जाएगा? प्रभावी। और लंबापन क्या हो जाएगा? प्रभावी। और बौनापन क्या हो जाएगा? अप्रभावी। दूसरा है बीज का आकार। बीज का आकार, दूसरा लक्षण बीज का आकार लिया। बीज का आकार में गोल वाला जो बीज होगा वो प्रभावी होगा और झुर्रीदार वाला जो बीज होगा वो अप्रभावी होगा। यानी बीज के आकार में अगर बीज आप देखे ही होंगे मटर का, गोल वाला बीज जो प्रभावी होता है और झुर्रीदार वाला जो बीज होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है, अब उसके बाद बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग अगर पीला है तो वो प्रभावी और अगर हरा है तो अप्रभावी। ठीक है, बीज का रंग कैसा है? पीला है तो प्रभावी और हरा है तो अप्रभावी। और चौथा है जो लक्षण वो फली का आकार। फली का आकार, ठीक है, एक बीज का आकार बताया, एक फली का। जैसे आपने देखा होगा मटर, तो मटर का जो ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे कुछ इसके अंदर जो है मटर होता है ऐसे। ठीक है, और ये जो है ये मटर है हमारा। ठीक है, तो ये जो ऊपर से जो है छिलका होता है उसी को फली बोलते हैं और ये जो अंदर होता है इसको हम लोग बीज बोलते हैं। तो बीज तो हमने लिख दिया। अब फली का आकार, फली का आकार कैसा होगा भाई? 2 प्रकार से फली का आकार हो सकता है। एक हो सकता है कि फली जो हमारा फैला हुआ हो, फैला हुआ हो। ठीक है, फली का आकार अगर फैला हुआ है तो वो प्रभावी होता है। फैला हुआ क्या होता है? प्रभावी होता है। और सिकुड़ा हुआ क्या होता है? अप्रभावी होता है। सिकुड़ा हुआ क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो फली का आकार अगर फैला है तो प्रभावी और सिकुड़ा है तो अप्रभावी। अब चौथा जो नंबर है, चौथा जो नंबर है वो है फली का रंग। चौथा जो लक्षण है वो है फली का रंग। फली का रंग और बीज के रंग में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। फली का रंग जो है अगर हरा है तो प्रभावी और पीला है तो अप्रभावी। यानी फली का रंग कैसा है? अगर हरा है तो प्रभावी और पीला है तो अप्रभावी। ये फली का रंग हो गया। अगला है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग पांचवा, चौथा तो हो ही गया था यहाँ पर, पांचवा ये था और ये छठवां। अगला है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग कैसा होना चाहिए भाई? जो पुष्प होते हैं उसमें पुष्प का रंग जो है सामान्यतः बैगनी होता है। बैगनी अगर होगा तो वो प्रभावी माना जाएगा और सफ़ेद होगा तो अप्रभावी माना जाएगा। ठीक है, पुष्प का रंग कैसा होगा? बैगनी होगा तो प्रभावी और सफ़ेद होगा तो अप्रभावी माना जाएगा। और एक और बचा जो है इसमें, जो पुष्प की स्थिति है, पुष्प की स्थिति कैसी हो, यानी कहाँ पर पुष्प लग रहे हों, पुष्प की स्थिति, पोजीशन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, पुष्प की स्थिति। ठीक है,
पुष्प की स्थिति कैसी है, एक होता है कक्षस्थ, एक होता है अग्रस्थ। कक्षस्थ अगर है, ठीक है, कक्षस्थ से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई निकली हुई है पुष्प, ठीक है, यहाँ से पुष्प निकला हुआ है तो ये कक्षस्थ हो गया, और ऊपर की ओर निकला हुआ है तो ये अग्रस्थ हो गया। तो जो कक्षस्थ से निकलते हैं वो प्रभावी होते हैं, और अग्रस्थ वाले क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। तो ये पुष्प की स्थिति के आधार पर हमने जो है प्रभावी और अप्रभावी बता दिया। ये 7 लक्षण उन्होंने लिए थे संकरण में, ठीक है, 7 लक्षण इन्होंने संकरण के लिए लिया था। एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पौधों के कितने लक्षणों को लिया था उन्होंने, तो 7 प्रकार के लक्षणों को लिया था। कौन कौन से लक्षण लिया था, इसमें हमने लिखाया ही है 7 लक्षण, उसको जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ क्या नाम है, पुष्प की स्थिति के बारे में, और जो है पुष्प के लक्षण के बारे में सारी चीज़ें हो गई। अब जो है हम अगला चीज़ इस चैप्टर को और विधिवत अगर पढ़ना चाहें, जो हमारा ये चैप्टर है वंशागत एवं विविधता, इस चैप्टर को अगर बढ़िया से और पढ़ना चाहें तो कुछ और शब्दावलियों का हम लोगों को ज्ञान होना आवश्यक है, कुछ शब्दावलियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, अनुवांशिक शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण अनुवांशिक शब्दावली, अनुवांशिक शब्दावली, यानी कुछ ऐसे शब्दावली को हम लिखवाएंगे या प्रयोग करेंगे जो इस चैप्टर में बार बार यूज किए जाएंगे, ठीक है। सबसे जो पहली शब्दावली है वो है जीन। क्या है, जीन। जीन किसे कहते हैं, जीन बार बार आएगा, ठीक है। तो जीन किसे कहा जाएगा, ऐसे अनुवांशिक लक्षण या ऐसे अनुवांशिक कारक जो जीवधारियों में जैविक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ऐसे अनुवांशिक लक्षण जो जीवधारियों में क्या नाम है, जैविक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ऐसे अनुवांशिक लक्षण जो जीवधारियों में जैविक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, यानी कैसे उनके जो है लक्षण होंगे, आँखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, चेहरे की बनावट कैसे होगी, ये सब जैविक लक्षण हैं। इनका जो भी निर्धारण करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। लेकिन मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखना, इसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। मेंडल ने जीन नहीं कहा था, मेंडल ने क्या कहा था, कारक। लेकिन जीन को आप जानिए और कारक भी जानिए, यानी कारक और जीन एक ही चीज़ है, लेकिन मेंडल के अनुसार जो उनको कारक कहा जाएगा वैसे उनको जीन कहा जाता है, ठीक है। ये तो पहली शब्दावली हो गई जीन। अब दूसरा शब्दावली है संकरण, ये भी खासा प्रयोग में लाया जाएगा इस चैप्टर में। संकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस, CROSS, बार बार शब्द यूज होगा, क्रॉस, क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराया गया। ये क्रॉस है क्या चीज़, तो लैंगिक रूप से किसी जाति के नर व मादा का आपस में संपर्क होना, किसी जाति के नर व मादा का आपस में संपर्क होना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। अगला जो क्या नाम है अनुवांशिक शब्दावली है वो है संकर। क्या है, संकर, जिसको इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड है ये इसका हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड क्या है, तो हाइब्रिड क्या है, जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले दो जो है भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, यानी संकरण कराया जाता है, तो जो पौधे प्राप्त होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संकर पौधे बोलते हैं। संकर पौधे कहते हैं जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो नया पौधा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर पौधे कहते हैं, ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक और क्या यूज होगा इसमें, अगला है दृश्य रूप। दृश्य रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप। ये भी शब्द जो है यूज होगा इस चैप्टर में काफ़ी, इसको भी जान लीजिए। दृश्य रूप कहते किसको हैं, ठीक है। दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना, यानी ऐसा रूप जो पौधों का दिखाई दे या जीवधारियों का दिखाई दे, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, दृश्य रूप कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जीवों के ऐसे लक्षण जो हमें अपनी आँखों से दिखाई दें, उन लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य रूप लक्षण बोलते हैं या दृश्य रूप कहते हैं। जैसे लंबापन, बौनापन, ये हमें दिखाई दे रहा आँखों से। बीज का आकार, बीज का रंग, ये सब कैसा है, ये सब दृश्य रूप लक्षण है। कैसे लक्षण है, दृश्य रूप लक्षण है,
तो इनको कहा जाएगा दृश्य रूप। अगला है जीन रूप, इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ये भी शब्द जो है काफ़ी यूज होंगे। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप हमने बताया है, जीनोटाइप क्या है। अब देखिए, जो जीन रूप होते हैं वो वास्तव में जो दृश्य रूप होते हैं वो जीन रूप पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे जो दृश्य रूप के लक्षण होते हैं, यानी किसी का लंबा होना या किसी का बौना होना या किसी का क्या नाम है बीज का गोल होना या किसी का झुर्रीदार होना, वो जिन जीन्स द्वारा निर्धारित किया जाता है, जीन्स द्वारा या कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसी को जीन रूप कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि जीवों के दृश्य रूप लक्षण के लिए, जीवों के दृश्य रूप लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन्स को जीन्स की जोड़ी को जीन रूप कहते हैं। क्योंकि ये जो जीन जोड़ी क्या नाम है जीन होते हैं वो जोड़ी में होते हैं, क्योंकि नर और मादा दोनों के जो है, माता और पिता दोनों के जो है क्या नाम है जोड़ी होंगे, वो जीन रूप के रूप में होंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन रूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी आप लोग आगे पढ़ेंगे, लंबेपन के लिए जिम्मेदार होता है। ये लंबापन तो हो गया दृश्य रूप। अब ये कैपिटल टी और कैपिटल टी ये जोड़ी है जीन का। ठीक है, ये कैपिटल टी क्या है? जीन का जोड़ी है, और इसी को हम लोग जीन रूप बोलते हैं। स्मॉल टी जो है बौनेपन के लिए उत्तरदायी होता है। तो बौनापन तो दृश्य रूप हो गया, लेकिन उत्तरदायी कौन है? ये स्मॉल टी यानी जीनों की जोड़ी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन रूप कहते हैं। तो ये भी बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक आता है युग्म विकल्पी। एक शब्द आता है बार बार, युग्म विकल्पी। ये भी शब्द जो है यूज होगा कई बार इस चैप्टर में। युग्म विकल्पी, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिलोमॉर्फ, ये भी शब्द काफ़ी यूज किए जाते हैं। एलिलोमॉर्फ क्या है, युग्म विकल्पी क्या है? तो प्रत्येक अनुवांशिक लक्षणों के परस्पर विरोधी लक्षणों को, प्रत्येक अनुवांशिक लक्षणों के परस्पर विरोधी लक्षण को ही हम लोग, विरोधी लक्षणों के जीन्स को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, ये लंबापन का जो जीन्स होता है वो होता है कैपिटल टी, और बौनापन का जो जीन्स होता है वो स्मॉल टी। अब ये हो गया एक ऐसा लक्षण, और ये हो गया दूसरा ऐसा लक्षण जो इसका विरोधी है। यानी कैपिटल टी का स्मॉल टी क्या है? विरोधी लक्षण है। ये बौनापन का जीन्स है ना, और ये ये लंबापन का जीन्स है, और ये क्या है? बौनापन का जीन्स है। तो एक दूसरे के क्या है? विरोधी लक्षण। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? युग्म विकल्पी बोलेंगे या एलिलोमॉर्फ कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रत्येक अनुवांशिक लक्षणों के परस्पर विरोधी लक्षणों के जीन्स को युग्म विकल्पी कहा जाता है। एक शब्द और यूज होगा, क्या यूज होगा भाई? वो भी देख लेते हैं। समयुग्मनजी। ये भी शब्द काफ़ी यूज होते हैं इस चैप्टर में कि समयुग्मनजी किसे कहते हैं और विषमयुग्मनजी किसे कहते हैं। तो बहुत ही जो है सिंपल सी परिभाषा है। किसी दृश्य रूप लक्षण के लिए उत्तरदायी अगर जीन समान हो, किसी भी दृश्य रूप लक्षण के लिए, यानी जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हो लक्षण, उसके लिए जो जीन्स जिम्मेदार होते हैं, अगर वो जीन समान हो तो उनको हम लोग समयुग्मनजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी ये लंबापन के लिए जिम्मेदार होता है जीन रूप, ये जीन रूप है, ये लंबापन के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों जीन हैं वो क्या हैं? समान है। तो इसको हम लोग बोलेंगे समयुग्मनजी। एक होता है बौना या मिश्रित कह सकते हैं, लंबा, ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा बौना। तो उसमें दोनों प्रकार के जीन हैं, लंबापन वाला भी और बौनापन वाला भी। तो इसको हम लोग बोलेंगे विषमयुग्मनजी। ठीक है, क्या बोलेंगे? यानी दोनों अलग अलग हो गए ना। अगर समान होते हैं दोनों जीन्स तो उसको समयुग्मनजी, अगर दोनों जीन्स अलग अलग हैं तो उसको विषमयुग्मनजी। तो ये क्या हो गया? विषमयुग्मनजी। ऐसे स्मॉल टी है, ये भी कैसा है भाई? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्मॉल टी ये कैसा है? समयुग्मनजी है कि विषमयुग्मनजी है? समयुग्मनजी मतलब हमने क्या बताया कि किसी भी दृश्य रूप लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन्स अगर समान हो तो उसको हम लोग समयुग्मनजी कहते हैं, और अगर असमान हो यानी अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमयुग्मनजी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने जो है, जो हमारा ये चैप्टर था उसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वंशागत किसे कहते हैं, विभिन्नताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं,
अनुवांशिकी क्या होते हैं, अनुवांशिकी के जनक कौन हैं, अनुवांशिकी के लिए मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे का प्रयोग किया, क्यों किया, और कितने जोड़ी लक्षणों यानी कितने लक्षणों पर जो है प्रयोग किया, यानी कितने लक्षण लिए प्रयोग के लिए उन्होंने। और उसके बाद इस चैप्टर में उपयोग की जाने वाली जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उनके बारे में हमने बताया। आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा ताकि वो चीज़ें अस्थायी हो जाएं। आप कभी भी आपको ढूंढना हो तो आप अपने नोट्स में चेक कर लीजिए, अगर नहीं बना रहे हैं तो वीडियो में चेक कर लीजिए, दोबारा जो है वीडियो को देखकर चेक लीजिए, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी जितने बच्चे देख रहे होंगे सभी देंगे। धन्यवाद।